और चंद्रहास सभी से कहते, जो कार्य है अपना उसे करो, लेकिन हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण करो, उनसे एक पल के लिए विमुख नहीं होना। दूर खड़े चंदनवती के राजा पुत्र की मीठी और गहरी बातों को सुनकर बड़े आनंदित होते और विचार करते, भगवान जिसे अपने सानिध्य में रखते हैं वह न केवल अपना भला करता है बल्कि अपने साथ कई लोगों का भला करता है। पूरे राज्य में हर घर में पूजा पाठ होने लगे और छोटे छोटे बच्चे कृष्ण कृष्ण का नाम जप करने लगे, मानो पूरा राज्य खुशी से झूम रहा हो। इधर कुछ समय बाद सम्राट ने मंत्री को आदेश किया कि चंदनवती से कर आना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि कोई समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्ट बुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराजमान। उन्होंने काफी देर सोचा कि ये वही बालक है। मंत्री ने उसे पहचान लिया, क्योंकि धाय मां के साथ काफी समय तक हमारे महल में थे तो उसे अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने विचार किया, इसे तो जल्लादों के हाथ मारने को दिया था और उन्होंने इसके मारने का हमें प्रमाण दिया था, फिर ये यहाँ कैसे? मंत्री ने कहा, पहली बात, इसे युवराज पद पर बैठालने से पहले सम्राट को सूचना देनी चाहिए। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो, अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनवती के राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। मंत्री की दृष्टि चंद्रहास पर थी, इसको मरवाना है, क्योंकि पंडित ने बताया था कि यही तुम्हारी पुत्री का पति बनेगा। मंत्री ने कहा, यदि तुम चंद्रहास को सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देखकर, तो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने स्वीकार कर लिया। पहले लोग धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेस नहीं था। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास से कहा, इसे पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, आगे का कार्य मदन आपको बताएगा, और इसे रास्ते में कहीं खोलना नहीं। चंद्रहास ने वह चिट्ठी को लिया और कुंडलपुर के लिए चल दिया। कुंडलपुर के रास्ते में ही एक बगीचा था। वहाँ का बहुत ही सुंदर वातावरण था। तरह तरह के फूल खिले हैं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं। अपने घोड़े को बांध दिया वृक्ष में। वही पास ही बहुत निर्मल सरोवर का जल बहता था। वही जाकर जल का आचमन किया। थोड़ी देर बैठकर भगवान का ध्यान करते रहे और वही लेट गए तो नींद आ गई। वह कुंडलपुर की राजवाटिका थी। संयोग के उसी समय राजकुमारी अपनी सखियों के साथ घूमने आई। वह राजकुमारी उसी मंत्री की पुत्री थी। जैसे ही उनकी नजर घोड़े पर पड़ी, यहाँ किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है? लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया। उसे पता नहीं होगा कि ये राजवाटिका है। वह अपनी सहेलियों के साथ वही पहुंच गई जहां चंद्रहास सो रहे थे। बिल्कुल नव किशोर अवस्था। कहानी का अगला अध्याय भी जल्दी ही आएगा। हमारे राजकुमारी उसे देखती रह गई। इतना सुंदर कैसे? पास में उसे एक चिट्ठी दिखाई दी। उसने धीरे से उस चिट्ठी को उठाया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ऐ मदन, बिना कुछ विचार किए इसको जाते ही विष दे देना। क्या उचित है क्या अनुचित ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरे आदेश का पालन करना। राजकुमारी पढ़कर दुखी हो गई। पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है। ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात की। राजकुमारी वहीं बैठकर चिंतित होने लगी। मेरी सखियों के नाम हेमलता, शशिकला, माधुरी, तरह तरह के अच्छे अच्छे नाम थे। मुझे बड़ा चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया। उसने अपने काजल से उस चिट्ठी में विष के आगे या बना दिया। अब उस शब्द का अर्थ ही बदल गया। जहां विष लिखा था वहां विषया हो गया। राजकुमारी ने एक बार उसे फिर पढ़ा, ए मदन, बिना कुछ विचार किए इसे जाते ही विषया को दे देना। उसे बड़ी खुशी हुई। फिर उसने उस चिट्ठी को वहीं रख दिया और सभी सखियों के साथ महल को चली गई। जब कुछ समय बाद चंद्रहास की नींद खुली, उसने उस चिट्ठी को लिया और पूछते हुए मदन के पास पहुंचे। चंद्रहास ने बताया कि आपके पिता ने चंदनवती से भेजा है। मदन ने उसे गले से लगाए और उन्होंने एक चिट्ठी दी है। बोले कि मदन को दे देना। मदन ने उस चिट्ठी को लिया और पढ़ने लगा। उसने एक क्षण भी विचार नहीं किया। तुरंत विषया को बुलाया और राज्य के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित ने दोनों के गुण देखे और मदन से कहा, अभी ही अच्छा शुभ मुहूर्त है,